स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव का एपिसोड नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं पूरी एपिसोड की सीरीज में। पहले के एपिसोड भी आप जरूर देख लेना, हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा रहे हैं इसमें। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई समस्या हो या आप अगर ना कोई मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, आप इसको सर्च मार के टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। आप सभी के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है टर्म 1 का इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल में मिलेगा। रिवीजन समरी होगी इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज होंगे। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमारे ऐप से जाके इसको ले सकता है। तो सबसे पहले आज हमारे सामने काव्यांश है, काव्यांश को पढ़कर हमें फिर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो काव्यांश जो है हमारा वसंत आया से आया हुआ है, जैसा कि इसमें आप सभी देख सकते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए, पांव तले ऊंचे तरोवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते। ओके, समझ में आ गया हमें। अब हम प्रश्न पे चलते हैं सीधा। तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि बहन दा किसके लिए प्रयोग करती है। ये दा किसको कहा जाता है, पिता को, पति को, भाई को या दादा को। तो ये भाई के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, दा। अगला प्रश्न है, कवि को वसंत के आगमन का ज्ञान कैसे होता है। कैसे कवि को पता चलता है कि वसंत आया है। वातावरण में परिवर्तन देखकर, कैलेंडर को देखकर, दोस्तों से पूछकर या माता पिता से पूछकर। तो आप इसमें देखोगे तो इसमें ज्यादातर पर्यावरण की चीजें हैं, वातावरण के बारे में लिखा हुआ कि मतलब अशोक का जो तरु है उस पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए, पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे पत्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से जो पत्ते गिर रहे हैं बड़े बड़े। ठीक है, और सुबह 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, और मतलब हवा सी जैसे चलती है गुनगुनी सी, और इस तरीके से कवि को पता चलता है कि मैंने जाना कि वसंत आया। तो ये सारा वातावरण के बारे में बता रखा है, तो हम कह सकते हैं वातावरण में परिवर्तन देखकर कवि को ज्ञान होता है कि वसंत का आगमन हो गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बड़े बड़े दिए गए पत्ते। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है बड़े बड़े दिए गए पत्ते में। पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, मानवीकरण। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि पुनरुक्ति, प्रकाश एंड अनुप्रास। ठीक है, बड़े बड़े दिए गए पत्ते। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे सामने, फुटपाथ पर चलते चलते कवि किस बात की जानकारी हुई। कवि को किस बात की जानकारी हुई कि वर्षा ऋतु आ गई है, वसंत ऋतु आ गई है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि को यह पता चला कि वसंत ऋतु आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कविता में निहित व्यंग्य कौन से विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर कहा गया है। यानी कि ये जो पूरा एक व्यंग्य के तरीके से हास्य, ठीक है, छुप छुप के जो एक एक वर्ग पे यहाँ पे कवि ने प्रहार किया है, वो कौन सा वर्ग है। ग्रामीण, शहरी, बौद्धिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारा शहरी वर्ग। शहरी लोगों को नहीं पता चलता कब क्या हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे सामने एक गद्यांश है, और ये गद्यांश अपठित नहीं है, पठित गद्यांश है, आपने अपनी बुक में पढ़ा है इसको। सो इसके अंदर प्रेम घन की छाया स्मृति से आया हुआ है। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था, हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती। ठीक है, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। तो ये आपको पैराग्राफ तो पता चल गया होगा। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं क्या है। लेखक मंडली में किस शब्द का सर्वाधिक प्रयोग होता था। तो लेखक मंडली में ज्यादातर निसंदेह इत्यादि शब्द का प्रयोग होता था। तो हम कह सकते हैं असंभव, महाशय, निसंदेह और श्रीमान में से ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि निसंदेह शब्द का सर्वाधिक प्रयोग होता था। लेखक के मोहल्ले में कौन आ गए थे। हिंदू जज आ गए थे, मुसलमान सब जज आ गए थे, या फिर ईसाई वकील आ गए थे, या पारसी आ गए थे। तो लेखक के मोहल्ले में मुसलमान सब जज आ गए थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। ठीक है, तो आपको आंसर इसी के अंदर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। ये एक लाइन है, तो इसमें इन्हें की बात जो कही गई है वो किसके लिए कही गई है। इन्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है, पिता के लिए, लेखक के लिए,
ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो इन्हें है ये लेखक के लिए यूज किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। लेखक मंडली में साहित्य पर किस भाषा में चर्चा होती थी? ठीक है, लिखने पढ़ने की हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में या संस्कृत में? तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप इसको समझिए, पैराग्राफ को पढ़िए और फिर आप इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न, लेखक के आवास के पास किन लोगों की बस्ती थी जहां पर लेखक रहता था? वकीलों की, मुख्तारों की, कचहरी के अफसरों की या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के महान कवि किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, भारतेंदु जी को, प्रेमघन को या इनमें से कोई नहीं, सॉरी, या इनमें से सभी? सो इसका सही आंसर जो है ये भारतेंदु जी हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं को आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के महान कवि कहा जाता है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अब हम। लेखक ने उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी की पहली झलक किस प्रकार देखी? पहली बार उन्होंने किस प्रकार से उनको देखा? दोनों कंधों पर बाल बिखरे थे उनके, सही बात है। एक हाथ भवन के खंबे पर रखा हुआ था, ये भी सही है। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति थी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इस गद्यांश में भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सब इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? अब अंतराल पे चलते हैं थोड़ा सा। भैरव ने, राम सिंह ने, जगदर ने या मिठुआ ने? तो ये आग हम सभी जानते हैं भैरव द्वारा लगाई गई। आगे बढ़ते हैं अब हम। भूप सिंह किसके साथ 11 साल बाद घर लौटता है? भूप सिंह किसके साथ 11 साल बाद घर लौटता है? रूप सिंह के साथ, त्रिलोकी के साथ, शेखर कपूर के साथ या शैला के साथ? तो ये जो है 11 साल बाद कहीं ना कहीं शेखर कपूर का नाम आता है इसमें और उसके साथ वो घर लौट रहा होता है। कौन पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना पड़ गया? बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप रूप सिंह पढ़िएगा, ठीक है। रूप सिंह किसके साथ 11 साल बाद घर लौट रहा था? हम सभी जानते हैं कि भाई जो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर पड़ गई, ठीक है, क्योंकि पूरे 11 साल बाद वो लौट रहा था अपने गांव माही, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी। तो अगला क्वेश्चन है अब हमारा, कौन पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना पड़ गया था? राम सिंह, भूप सिंह, शेखर कपूर या रूप सिंह? तो बोना कौन पड़ गया था? रूप सिंह। सीखने के बावजूद भी वो भूप सिंह के सामने बोना पड़ गया था, क्योंकि भूप सिंह वहां पे प्राकृतिक वहां के परिवेश में रहे थे, उनको बहुत अच्छे से अनुभव था, और इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भैरव का बिरादरी में क्यों अपमान हुआ? भैरव को ऐसा क्यों लगा कि बिरादरी में उसका बहुत अपमान होगा? क्योंकि उसकी पत्नी सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी, या फिर पत्नी ने आग लगाकर मर जाने की कोशिश की, पत्नी अपने भाई के घर में रात बिताई उसने, या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन ए सही होगा। भैरव का बिरादरी में इसलिए अपमान हुआ क्योंकि उसकी पत्नी सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी, तो लोग गलत गलत बातें बना रहे थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।